अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज दहशतगर्दों ने तवील अरसे बाद पाकिस्तान को फिर निशाना बनाया। एक हमला मुल्क के एक कोने कराची तो दूसरा हमला कराची से 1300 किलोमीटर दूर मुल्क के दूसरे कोने औरकज़ई एजेंसी में हुआ। शायद पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें यह पैगाम देना चाहती हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने को जब दिल चाहे निशाना बना सकती हैं, लेकिन जिस जवामर्दी से आज कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले को नाकाम बनाया गया, उससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैगाम दिया कि जब तक मुल्क के दिफा पर जान निछावर करने वाले मौजूद हैं, इस मुमलिकत खुदादाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों ने कई सवालात को भी जन्म दिया है और आज इन्हीं जवाब को हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। और इसके साथ साथ हमें कोयटा से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद। सबसे पहले मुजीब, आपकी तरफ आऊंगा। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ, ये हमला करने वाले दहशतगर्द आखिर इनके क्या मकासद थे, इनका हैंडलर कौन था और कौन इसे कंट्रोल कर रहा था, क्या तफसीलात आप तक पहुंची हैं? इमरान, ये हमला कराया गया कलअदम BLA की जानिब से और इसका बाकायदा क्लेम सोशल मीडिया पे डाला गया और इसमें उन दहशतगर्दों की तस्वीरें भी दी गई जो इस हमले में शरीक हुए। कलअदम BLA को चलाने वाला अहम तरीन कमांडर असलम अच्छू रहा है और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता रहा। 2016 में बोलान के इलाके में एक ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिसमें ये इतलात आई कि असलम अच्छू इसमें मारा गया और उस वक्त के हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान अनवारुल्लाह काकड़ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी किया। और जो तस्वीरें जारी की गई उसमें जो शख्स की लाश दिखाई गई थी वो काफी मिलती जुलती थी असलम अच्छू से और लोगों का ख्याल यही था कि वो मारा गया। और ये फिर खामोशी तकरीबन 1.5 साल तक रही और 2018 के अगस्त के महीने में फिर ऐसा हुआ कि चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर एक हमला किया गया नौशकी के इलाके में और उनकी बस को टारगेट किया गया और इस हमले में असलम अच्छू का बेटा खुद शरीक था और उसने उस बस को धमाके से उड़ाने की कोशिश की, जिसमें वो खुद भी मारा गया। इसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि असलम अच्छू जिंदा है और वो ही ये प्लानिंग कर रहा है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर इनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात जारी किए गए, धमकाया गया चीनी बाशिंदों को, चीनी इंजीनियर्स को कि वो CPEC पे काम रोकें, ग्वादर में काम बंद करें, बसूरत दीगर वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जिसके बाद भी मुख्तलिफ कलअदम तंजीमें, जिनमें कलअदम BLF है और कलअदम BLA, इन्होंने कोशिश की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी बाशिंदों को टारगेट करने की, लेकिन उसमें बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हो सकी। लेकिन इस बार उन्होंने टारगेट किया कराची में, जहाँ पे चीनी काफी वर्नरेबल भी हैं और काफी बड़ी तादाद में है। कोयटा में इतनी बड़ी तादाद में चीनी बाशिंदे नजर नहीं आते और ग्वादर में सिक्योरिटी बहुत कराची की तरफ आते हैं। कराची जहाँ पे ये वाकया हुआ और जाहिर है कि कराची में इस वक्त आइडियाज 2018 भी मुनक्किद होने जा रही है, दिफाई जो एग्जीबिशन है उसके साथ साथ हम इस वक्त देख रहे हैं कि बड़े जो टाइमिंग्स है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। रफत, आप आज सुबह से आप इस इवेंट को आप लोगों ने और आपकी टीम ने कवर किया, क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी, क्या फाइंडिंग्स थी? देखिए, सुबह इस वाक़े के बाद जो एक बात उभर कर सामने आई और जिसका तस्करा आपसे थोड़ी देर पहले एडिशनल IG ने भी किया, चीफ मिनिस्टर ने भी किया कि अब कराची में भी एक अलहदा डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनना चाहिए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में इस कस्म के अगर कौंसलेट होंगे या तालीमी इदारे होंगे या और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी तो इस कस्म के वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। कराची में कोई मखसूस इलाका नहीं है, क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके में बंगले किराए पर लेकर ही ये कौंसलेट कायम किए गए।
सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी कॉन्सुलेट जो है वो और ब्रिटिश हाई कमीशन और जर्मन कॉन्सुलेट ये अपनी अपनी इमारतों में हैं, लिहाजा इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम उसी तरह के पैरामीटर्स हैं जो वहाँ इनके ममालिक में होते हैं और SOP भी वही हैं। लेकिन जब रिहायशी इलाकों में ये कायम होंगे तो यकीनन इस किस्म के हमलों को रोका नहीं जा सकता। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो UAE का कॉन्सुलेट है और जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट है, ये दोनों बहुत करीब हैं, तो जिसकी वजह से उस इलाके में आमदोरफ्त भी थी और वीज़े के लिए आने वाले लोग भी वहाँ बआसानी आया करते थे। और सुबह के औकात में वहाँ स्कूल भी हैं और कुछ ऑफिस भी है, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया दहशतगर्दों ने, और आम नॉर्मल अंदाज से वहाँ से दाखिल हुए और आगे आकर उन्होंने अपने वेपन निकाल लिए और उसके बाद वो फायरिंग करते हुए और हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए कॉन्सुलेट में दाखिल होना चाहते थे। लेकिन बहरहाल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और जो पुलिस के नौजवानों ने जिस तरीके से वहाँ भरपूर तरीके से कार्रवाई की वो खराज तहसीन उन्हें पेश किया जा सकता है। और यकीनन उनको लोग याद भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि अब उनके जो घर वाले हैं उन्हें भुला ना दिया जाए और उनके साथ जो है मदद का तकाजा और उनकी कुर्बानियों का तकाजा है। रिजवान अहमद साहब, टाइमिंग्स जाहिर है कि इस वक्त आइडियाज भी दिफाई नुमाइश जो है वो भी पाकिस्तान में होने जा रही है और कराची में बिलखुसूस, और साथ ही साथ CPAC जो है उसको तबुस्ताज करने की ये कोशिश है। क्या ताने बाने आप देख रहे हैं, किस हद तक ये इंटरनेशनल सिनेरियो पे कितना वो है? बहुत शुक्रिया। जी रिजवान साहब, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट CPAC के हवाले से और आइडियाज़ के हवाले से दो चीज़ें तो आपने भी बात कर दी, मुहर्रिकात हो सकते हैं। मैं इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आज से 2 दिन पहले कुछ सोशल मीडिया पे 2 ममालिक के सरबराहान के दरमियान बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है ना तबादला ख्याल हुआ है, और जिस पर ट्रंप को फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के प्रीमियर ने बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जो है वो जवाब दिया है। और वो भी कुछ इसी तरह दहशतगर्दी के ही हवाले से था कि उन्होंने हमारी कोशिशों को एज यूजुअल सराहते के बजाय निगलेक्ट किया। तो दिस टाइम आवर प्रीमियर केम अप वेरी स्ट्रांगली एंड वी गेव देम जो हमारा हकीकत एक स्टांस है उनको हमने उनको आईना दिखाया। लेकिन बात यह है कि उस वाक़े के बाद नंबर 1, नंबर 2 ये कि डेफिनेटली CPAC बलोचिस्तान बड़े अरसे से सूरत हाल चली जा रही है, और थर्ड ये कि जो आइडियाज़ की नुमाइश हो रही है, बहुत सारे नाजरीन को ये बात शायद नहीं इल्म है इस बात का, मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि इस आइडियाज़ ये वो नुमाइश है जिसमें 40 इंटरनेशनल स्टेट्स दुनिया के ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तकरीबन 88 प्लस इंटरनेशनल डेलीगेट्स वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, और 36 प्लस इंटरनेशनल कंट्रीज़ के तकरीबन 470 प्लस जो है वो कंपनीज वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। 46,000 प्लस की स्टैट्स एज ऑफ नाउ इस वक्त है जो इंटरनेशनल लोगों का वहाँ पे एज ए जो टूरिस्ट के तौर पे या एज ए जो उसके विजिटर्स के तौर पे फुटफॉल जो है वो रजिस्टर हो गया है, और इस फिगर ने मजीद बढ़ना है। और इसका अगर मैं ओवरऑल ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट देखूँ तो ये गोज इट रन्स इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इस किस्म के स्ट्रेटेजिक जो एक इवेंट हमारे पास एक होने जा रहा है डेपो के नाम से, उसको भी सबोताज करना था। और डेफिनेटली उन्होंने चूज भी इस तरीके से किया कि CPAC चाइनीज, और फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि BLA वाले लोग जो है ना, इससे पहले उनका कोई मेजर इंसिडेंट में देख रहा था इसके पास आने से पहले, उन्होंने कराची पे हाथ नहीं डाला था। वो जो कुछ भी करते आए थे विद इन दे वर कन्फाइंड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू विद इन द बलोचिस्तान टेरिटरी, और वहां से निकल के फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये आइडिया जो हम बात कर चुके हैं, जब ये सारी सूरत हाल थी, इसी टाइम पे आकर उन्होंने किया। और वो ठीक है, वो 3 दहशतगर्द आए और तीनों को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया, और टाइम से पहले उनको जहाने फानी से जो है ना रुखसत कर दिया गया, जानब रसीद कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, उनको एक सबक दे दिया गया। और अगर ये बात हुई तो मैं यहां से भी एक लेसन ये निकालना चाहूंगा कि अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन एंड अ मैसेज टू दीज टेररिस्ट एज वेल, दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। और जो लोग, क्योंकि ये टेररिस्ट अकेले नहीं ऑपरेट कर रहे, इनके फैसिलिटेटर्स भी हैं, इनकी हमारी एंटी स्टेट एजेंसीज भी हैं, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे एडवर्सरी हैं, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जो दोनों तरफ में हमारे बैठे हुए, वो भी इसमें पूरी तरह भरपूर शामिल हैं। और उनकी शमूलियत के बाद ये जो हमने उनको जवाब दिया, तो ये जवाब उन 3 दहशतगर्दों को जवाब नहीं था, ये उन ममालिक को भी जवाब था। ठीक, आ जाते हैं जरा उनकी तरफ भी आ जाते हैं। फरजाना अली ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारी ब्यूरो चीफ पेशावर। फरजाना, आज अंदोहनाक सानेहा दहशतगर्दी की कार्रवाई औरंगजेब में भी हुई, क्या कहेंगी उस पर जरा अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल रही वहां पे, पहले तो ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये लोअर औरंगजेब का इलाका है कलाया। यहाँ पर होता ये है कि इन इलाकों में जुमे के रोज़ बाज़ार लगता है और फिर
साथ ही जो मदरसे या बड़ी मस्जिदें होती हैं वहाँ पर आकर लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, पहले शॉपिंग वगैरह जो ज़रूरियात है उनको पूरा करते हैं, साथ ही साथ नमाज भी अदा करते हैं और फिर दोपहर के वक्त अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो आज भी उसी तरह की रूटीन थी। और ये जो औरंगज़ई एजेंसी, लोअर औरंगज़ई का एजेंसी का इलाका है, इसमें ये आज जो वाक़या हुआ, आपको पता है कि वो प्लांटेड बम बताया जा रहा है। खान साहब को भी जो रिपोर्ट दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें उन्होंने कहा है कि प्लांटेड बम था और ये वहाँ की लोकल इंतज़ामिया भी उस वक्त कह रही थी। और फिर जो नुकसान हुआ वो सब ने देखा, 33 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ख़ुसूसन जब उस वक्त ये वाक़या हुआ और हमें जो इत्तलात आई उसमें बार बार यही कह रहा था कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। उसकी एक तो ये वजह है कि वो छोटा सा बाज़ार होता है, कंजस्टेड सा होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो फ़ौरन हीट हो जाते हैं। और जिस तरह से बारूद इस्तेमाल किया जाता है उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कई लोग उसमें आ जाते हैं। दूसरी बदकिस्मती हमारी ये है कि इन इलाकों में चूँकि तिब्बी सहूलतें नहीं होती, छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं और उसमें भी इस तरह की, अगर मिसाल के तौर पर इस तरह में हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत गहरी इंजरी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो बारूद होता है उसमें सिर्फ बारूद नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारा मवाद होता है, कीलें, छर्रे वगैरह सारी कुछ चीज़ें, तो वो जिस्म को चीर कर रख देती हैं। और खुसूसन जैसा कि मैंने कहा, हेड इंजरी का जो मसला है उसके लिए आपको लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर पहुँचाना होता है मरीजों को। तो फिर रास्ते में पहले उन्होंने कोहाट पहुंचाया, कोहाट से फिर जो मजीद क्रिटिकल थे जिनका वहाँ इलाज मुमकिन नहीं था उनको पेशावर पहुंचाया। तो इस जदोजहद में, इस कोशिश में कई और लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अभी भी हमारी इतलात ये हैं कि पेशावर में जो 3 मरीज हैं या कोहाट में हैं उनकी हालत भी तशवीशनाक है। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है, इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? जी बता रही थी कि अजीब बात यह है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर अमन आ गया था और हम ये सोच रहे थे, खुसूसन जब से मर्जर का ये अमल शुरू हुआ है, आपको पता है कि औरंगज़ई एजेंसी बहुत ही क्रिटिकल इलाका था, क्योंकि ये खैबर से भी मिलता है, उधर से कुरम से भी मिलता है, और ये वो वाहिद इलाका था जहाँ का एक बहुत ही अहम जो दहशतगर्द था वो जाके दाइश में भी शामिल हो गया था। और खसूसन जब मैं कलाया की बात करती हूँ, खसूसन जब मैं लोअर कुरम औरंगज़ई की बात करती हूँ, तो वहाँ पे एक ख़ास कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया था। तो बड़ा हमें इत्मीनान हो गया था। बहुत सारे लोग बहुत सालों तक, 7-8 साल तक IDPs रहे इन इलाकों के, वो बड़ी मुश्किल से कुछ अभी 1-8 साल ही हुआ है वापस अपने घरों को गए, अमन हो गया था, अच्छा हो गया था। खैबर एक किस्म का आप कहें कि खैबर पख्तूनख्वा का वो हिस्सा बनकर भी बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत को एतराज़ात भी हैं, लेकिन बहरहाल एक तरक्की की तरफ, एक अमन की तरफ एक सफर था वो शुरू हो गया था। फरजाना, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं इसको लेके चलता हूं मैं तारिक चौधरी साहब के पास। तारिक साहब, क्या हुआ हमारे नेशनल एक्शन प्लान का? सवाल तो उठेंगे। जी देखिए, नेशनल एक्शन प्लान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान में तो कोई ऐसी कवाहत नहीं है। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक तवील अरसे के बाद एक और वाक़या हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो मौसर साबित हुई हैं और दुनिया ने इसको माना है कि पाकिस्तान ने एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की, और 80% से ज़ायद दहशतगर्दी पर काबू पाया, इसको रिकगनाइज़ किया गया। अब इशू ये है कि अगर आप कुलभूषण की गिरफ्तारी के वाक़यात को ज़हन में रखें तो उसमें जो इतराफ़ात हैं, और इससे पहले जो माहिरीन हैं वो जानते हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनका निशाना 3 रीजन थे। एक हमारा बलोचिस्तान जो कि ग्वादर की वजह से, और वहाँ जो ऑलरेडी इंसर्जेंसी के कुछ बीज वहाँ पर मौजूद थे। दूसरा कराची उसका निशाना था, चूँकि कराची हमारा मुआशी हब है। तीसरा हमारे ट्राइबल एरियाज निशाना थे। तो इन तीनों को निशाना बनाया जाता रहा तवातर के साथ। हर वो चीज़ जिस तरह आज की बात कर रहे हैं सब लोग कि जी आइडियाज़ की कॉन्फ्रेंस है, नुमाइश है, उस पर भी एक तवक्को है कि वहाँ भी वो भी निशाना हो सकती है। दूसरा चाइनीज़ जो है जो कौंसलेट है वो भी निशाना थी। उसके बारे में जो माहिरीन कह रहे हैं कि वो जो दहशतगर्द अगर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते तो उनका ये प्लान था कि वो यरगमाल बनाते और लंबे अरसे के लिए एक सीन क्रिएट करते ताकि दुनिया को पता चलता कि पाकिस्तान जो है एक वल्नरेबल मुल्क है। अब देखिए कि आज का वाक़या है, 3 दिन पहले कायदाबाद में पुल के नीचे से एक बम बरामद हुआ या बम एक्सप्लोड हुआ, तो उसमें भी गालबन 2 या 3 अफराद हलाक हुए थे। तो हर वो चीज़, हर वो नुमाइश, हर वो इवेंट जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करे, हर वो चीज़ जिससे पाकिस्तान में सरमाया करी है,
हर वो चीज़ जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो वो निशाना होती है। PSL के मैच होने वाले थे तो उससे पहले निशाना किया गया पाकिस्तान को लाहौर में। इसके अलावा अब ये नुमाइश होने वाली है तो फिर जिसमें 40 मुल्क आ रहे हैं, जिसमें रूस जैसे मुल्कों के असला नुमाइश के लिए आ रहा है और बहुत बड़े दोस्त मालिक आ रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस बात को क्रिटिसाइज करने की बजाय कि कोई एक्शन प्लान नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, कामयाबी हुई है तो आज हम ये कह रहे हैं कि कितने अर्से बाद वाक़या हुआ है। हाँ, देखना यह है किस तरह के वाक़यात को एंटिसिपेट कैसे किया जाता है। हमें अपनी फोर्सेस को, ख़ास तौर पे जो सिविल फोर्सेस हैं, जिस तरह आज कह रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमेशा सिविल फोर्सेस होती हैं, और शहरी जो अर्बन सर्जेंसी होती है उस पर काबू पाने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर पुलिस ही साबित होती है। पुलिस को मज़ीद मौसर करना होगा। जिस तरह रफत कह रहे थे कि हमें इस्लामाबाद की तर्ज पर तजर्बा करना होगा कि अपने डिप्लोमेटिक एरिया को या फॉरेन मिशन जो हैं या फॉरेन शहरी हैं ज़्यादातर, उनको ख़ास इलाकों तक महदूद करना होगा ताकि वो इलाके जो हैं निशाना ना बन सके। वैसे तो हर शहरी के लिए हिफाजत का इंतजाम होना चाहिए। हाशमी साहब आपकी तरफ आऊंगा। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये कोई सरप्राइज नहीं था, इसका अंदाजा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने लेकर आया जा रहा है तो इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं, लेकिन यकीनी तौर से कहां होगी ये नहीं पता था। अब जाहिर है कि क्या नीड ऑफ द आवर क्या है, किस तरीके से हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें, ये वाकया जो है कई चीज़ों को एक्सपोज कर गया है। मैं समझता हूँ कि ये पहला बड़ा वाक़या है जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की तंजीम है जो किसी मुल्क की माँ पे काम करती है, वो भारत के अपने बयानात और उसको शह देने वाले ममालिक के बयानात 2015 से लेके मार्च 2018 तक रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि एक ऐसी दहशतगर्दी जिसको ऑन रिकॉर्ड जो है किसी मुल्क की मुआशी तरक्की को जिससे टारगेट किया गया है। ये एक चीज़ जो है, मसलन आप थोड़ा सा मुझे मौका दें तो मार्च 2018 में ये जो असलम अच्छू जिसका जिक्र मुजीब साहब कर रहे हैं, इंडिया की वीडियो न्यूज़ एजेंसी ने उसका बयान रिकॉर्ड करके बलूचिस्तान के पहाड़ों में वो जारी किया है, जिसमें वो कह रहा है कि चीन जो है वो बलूचिस्तान से निकल जाए, हमारे वसाइल पे काम न करे, वरना हम इसको टारगेट करेंगे। ये मार्च 2018 में ये बयान जारी हुआ है। एक तो ये साबित होता है कि भारत किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद आप देख लें 2015 में नरेंद्र मोदी ने इस पूरे CPEC प्रोजेक्ट पे बयान दिया है कि वो कभी इस प्रोजेक्ट को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि ये कश्मीर से गुजरता है, उनके बकौल एक मुतनाज़ा हिस्से से गुजरता है और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। फिर इसी तरह का बिल्कुल मिलता जुलता बयान जो है वो ट्रंप इंतजामिया ने दिया है भारतीय तहफ़्फ़ुज़ात को आगे बढ़ाते हुए कि हम वन बेल्ट वन रोड को के हामी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बकौल भारत एक मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है। तो ये पूरी आगे एक लंबी हिस्ट्री है कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान भी मौजूद है जून 2015 का। तो ये एक चेन बनती है जिसके बाद उन्होंने उस चाइनी कॉन्सुलेट को जो है टारगेट किया है और जिसका जाहिर है कि टारगेट वही है कि उसको बलूचिस्तान की उस तंजीम को इस्तेमाल किया गया है, जिसका ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि अक्टूबर 2017 में मुजीब साहब बेहतर जानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का अक्टूबर 2017 में भारतीय लाबियों ने एक इत्तेहाद करवाया है कि आए ये मिल के ये लड़ना पड़ेगा बलूचिस्तान में। जिस तरह की कुव्वतें बलूचिस्तान में आ रही हैं उनका इशारा चीन की तरफ था। तो ये प्लानिंग जब ऑन रिकॉर्ड हो गई है तो आपके दुश्मन बड़े वाजे हो गए हैं कि आपकी मईशत को वो निशाना बना रहे हैं। अदरवाइज इस इशू पे कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि किसी मजहबी इशू को टारगेट किया जाए। ये चाइनी कॉन्सुलेट को टारगेट किया गया और पैगामात दे देकर टारगेट किया गया। ये सवालिया निशान है जिस पे बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। यकीनन इस वक्त ही हमारी जो ऑब्जर्वेशन जिसपे बात की जा रही है कि ये ग्रुप जो है ये ऑपरेट हो रहा है अफगानिस्तान से, तो एक बार फिर नई दिल्ली और काबुल के एक जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है, किस हद तक इसमें हो सकता है, ये ब्रेक के बाद में प्रोग्राम ये सवाल रखूंगा कर्नल रिजवान अहमद साहब के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक जी। रिजवान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था कि NDS और रॉ का एक और नेक्सस पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत शुक्रिया जी इस पॉइंट को हाईलाइट करने का। अब चूंकि आपने सवाल उठाया तो मुझे जरा 1 मिनट की तमहीद बांधने दीजिएगा कि इनके नक्सस के साथ वो चाइनीज़ पर अटैक करके पाकिस्तान को किस तरह सबूताज करने की बात कर रहे हैं और इससे हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फ्यूचर में हालात हो सकते हैं। देखिए जी, किसी भी किस्म का हमला और दहशतगर्दी तो ये तो मुल्क और कौम के लिए अच्छा है ही नहीं, इस पर तो कोई सवाल और दूसरी राय है नहीं। लेकिन जैसे नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र हुआ, बाद में आगे ब्यूरो चीफ्स ने भी बात की
कि बहुत सारा कुछ जो है ना हमने कंट्रोल कर दिया, मोर देन 80 to 90% स्टैटिस्टिकली हमने कंट्रोल कर दिया। अब जो भी कुछ रह गया ये बिल्कुल ही उसका एक बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा शाखसाना है अगर हम पिछले काफ़ी अरसे से इसको कंपेयर करें, लेकिन उसके बावजूद इसको किसी भी तरीके से इसकी 110% इसकी मजम्मत करनी चाहिए। पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ चाइनीज से रिलेटेड और दहशतगर्दी से रिलेटेड, उन पर हमला करने से रिलेटेड, क्योंकि वो खातून भी आई थी आपकी एक ब्यूरो चीफ KPK से, तो उन्होंने कलाया का जिक्र किया। तो इत्तेफाक से मुझे भी ज़िंदगी में कुछ मौका मिला कि मैंने बाकायदा कलाया में जाके मुझे को हाजिर सर्विस रहने का भी इत्तेफाक हुआ, कोरम एजेंसी पारा चनार में और कलाया में भी, और वजीरिस्तान वाना साउथ वजीरिस्तान में भी। तो वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ एक गोमलजम डैम है, चाइनीज बना रहे थे, 2007 और 8 की बात है। और 2007 और 8 में मतलब जब फौज भी वहाँ पे नहीं पहुंची थी, इनिशियल पहुंची थी, तो उससे पहले चाइनीज उन ट्राइबल एरियाज में बैठ के वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। और उसी डैम में हिस्ट्री में जाके देख लीजिएगा 9 और 10 के वाक़े में वहाँ से बाकायदा तालिबान चाइनीज के कोई 8-10 चाइनीज को उठा के ले गए थे और उनको उन्होंने स्लॉटर कर दिया था। लेकिन उस डैम का बनना ना तो बंद हुआ, ना कम हुआ, ना रुका, ना उसके अंदर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस और मुजाहमत आई, वो अपने जू का दू प्रोजेक्ट चलता रहा। बाद में इस छोटी सी मुख्तसर सी कहानी को लिंक करके यहां पर लाने की सीपैक के साथ बात ये कर रहा हूं, जो मेरी नाकिस राय में चाइनीज को जिस तरह से मैं रीड करता आ रहा हूं, सीपैक में देखता आ रहा हूं, ये इस किस्म के 2-4 दहशतगर्द भेज के कौंसल खाने के ऊपर ये चाइनीज के रिजॉल्व को और उसकी रेजिलियंस को और उनके अजाइम को और उनके जो सीपैक के ऊपर जो उनका एक जिस फोकस और जिस कंसंट्रेशन के साथ वो आ रहे हैं, ये उसको मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। और ये आज मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज चाहूंगा उन सहूनी और बैरूनी और एडवर्स ताकतों को भी ये पैगाम पता लग जाए कि इस किस्म की अटखेलियां करने से, ये जो छोटी छोटी मतलब ये पटाखे फोड़ने से उस लेवल पे ये चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। पाकिस्तान की जो रेजिलियंस है, पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है अगेंस्ट द दहशतगर्दी, उसमें भी मुझे कुछ कहने की बात जरूरत है ही नहीं कि पिछले 15 से 16 17 साल कुर्बानियां देते हुए हम निकाल के आज यहां तक पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला आगे का फ्यूचर का जो ट्रैक है हमें बहुत अच्छा, बहुत बेहतर और बहुत पूर्व उम्मीद नजर आ रहा है। और चेंज वही वाली बात है कि चेंज की तरफ, पैटर्न की तरफ जा रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त दरकार है। लेकिन सीपैक और वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर, चाइना की यहां पे आमद, गवादर की डेवलपमेंट, ट्रेड रूट का बनना, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का यहां पर आना, इस पर हम बहुत सेपरेट प्रोग्राम्स में बात कर चुके। इससे सम और दी अदर इख्तिसादी तरक्की जो है वो इसके साथ इस तरीके से मुंसलिक है कि इसमें कोई दो राय होने की बात ही नहीं है कि जो कंपटीशन में हिस्सा लेगा उसका सर्वाइवल है, उसके बाद खैर वो बात दूसरी तरफ निकल जाती है। ठीक है मुजीब साहब, आप भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये सिचुएशन में वो कौम परस्त रहनुमा जो कि कौमी धारे में शामिल हुए हैं, वो लोग जो कि पहले फरारी कैंप्स में हुआ करते थे और वापस आए हैं पाकिस्तान की तरफ कौमी धारे में शामिल होने, वो इस सिचुएशन में किस तरीके से अपना मजबूत रोल, अहम रोल जो है वो अदा कर सकते हैं? तो एक दो चीजें बहुत वाज़ेह करने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या दीगर इलाकों में हो, मुदाखलत तो अफगानिस्तान से हो रही है और NDS राह का नेक्सस भी है। लेकिन इसमें जो बड़ी सहूलतकारी अंजाम दे रही है उसको हम जानते बूझते नजरअंदाज कर रहे हैं, वो CIA है। उसकी मर्जी के बगैर ये दोनों पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर या किसी और इलाकों में। हम उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं, हम उन दीगर कुव्वतों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं जिनके पोर्ट ग्वादर के शुरू होने से बंद हो जाएंगे। कम से कम 3 ऐसे पोर्ट हैं जो बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे, हम उनको भी नजरअंदाज कर देते हैं कि वो भी सहूलतकारी कर सकते हैं। जहां तक कौम परस्तों की बात है तो कौम परस्त बिल्कुल इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं और कौमी धारे में आने वालों में सबसे अहम रहनुमा तो सरदार अख्तर मेंगल हैं, जो पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हुए हकूक के लिए आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे अपनी बात भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बलूचिस्तान की पसमानदगी का भी जिक्र कर रहे हैं। वो सबसे अहम इस हवाले से साबित हो सकते हैं। अगर मसालियात की बात की जाए तो मसालियत उन लोगों से हो सकती है जो वाकई पसमानदा हैं, जो मजबूरी में आके किसी न किसी तरह हथियार उठा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो बाहर बैठ के बैरूनी कुव्वतों से पैसे लेके इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ तो मफाहमत किसी सूरत नहीं हो सकती। वो लोग नाराज तो किसी सूरत नहीं है, वो दहशतगर्द जरूर हैं। जो लोग पहाड़ों पर यहाँ पर किसी मजबूरी के तहत हैं वो जरूर नाराज कहलाए जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो बाहर बैठ के महलों में रहते हैं, चाहे वो लंदन, स्विट्जरलैंड या कहीं और हो, और वहां से वो बैठ के राह से, NDS से और दीगर से पैसे लेते हैं और यहाँ पे वो मामूली रकम के एवज दहशतगर्दी कराते हैं, ऐसे लोगों के साथ तो मफाहमत बहरहाल नहीं हो सकती। तो जो कौम परस्त रहनुमा है वो कोशिश ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे सहूलतकारी कर रहे होते हैं लोग मकामी, उनको किसी तरह वापस कौमी दायरे में ले आए। लेकिन जो बाहर से
पेनिट्रेशन हो रही है उसको रोकने के लिए ठोस इकदाम हमारी तरफ से करने होंगे। यहाँ पे जो फंडिंग आ रही है उसको रोकने के लिए FIA को ये हुंडी हवाला सिस्टम पर खसूसी तवज्जो देनी होगी, बैंक अकाउंट्स को चेक करना होगा कि पैसा किसी न किसी रास्ते से तो आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है पैसा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस वक्त उठाया। जाहिर है कि FATF जो है वो भी हमारे सर पे और बहुत कुछ हो भी रहा है, स्पेशली हुंडी हवाला के को क्रैक डाउन करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू फरजाना, इस वक्त जो बात की गई कि इन मसाइल से कहीं पहले चीनी जो है उन इलाकों में मौजूद थे, जो कि इस वक्त कर्नल साहब ने भी हमें बताया, तो ये तो उन इलाकों में पहले थे, ये अब जाके सिचुएशन काफी खराब हुई है। नहीं, देखिए यहाँ पर जो है गबल एरिया के जो रीजन था अब अजला में तब्दील हो गया है। इसमें अभी तो ख़राब नहीं हुआ ना, 2 दहाइयों से मैं तो देख रही हूँ, हमारी तो पैदाइश यहीं की है और मेरा तो अपने 11 साल कुरम एजेंसी में गुजरे हैं, वो 80 की दिहाई देखी, फिर उसके बाद 90 में कुछ मामला ठीक हुए, फिर 2000 के बाद 9/11 के बाद हमने देखा कि फिर एक वहाँ पे आग लगी, तो वहाँ पे तो अमन नहीं आया था। वो तो अभी मैं जो कह रही हूँ कि 1-2 साल हुए कि अमन का सांस लिया, लोगों ने सुकून का सांस लिया, IDPs अपने घरों को गए, तो वो अमन तो अब आया है। लेकिन अब एक अचानक से ये चीज़ें होना शुरू हो जाना, जैसे मैं कह रही हूँ कि कलाया में आज जो सब कुछ हुआ हमारे लिए वाकई अनएक्सपेक्टेड था। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट अलर्ट आ रही थी और वो पेशावर के हवाले से भी थी, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के हवाले से थी, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से थी और बहुत अहम शख्सियात के हवाले से थी। लेकिन इस तरह से एक जगह को यूँ निशाना बना देना ये हमारे लिए वाकई अनएक्सपेक्टेड था और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का चले जाना हमसे, ये भी यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और जो हमारे कबायली अजला हैं उसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़रूर है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप ये जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया और NDS का नेक्सस, तो यहाँ एक बहुत ही पेचीदा मामला जो है वो इस वक्त हमारे सामने है। इसलिए हमें न सिर्फ ये कि अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाना है, रद्दुल फसाद के ज़रिए बहुत ज़्यादा मामला जो हैं वो अच्छे हो गए हैं। नेशनल एक्शन प्लान की भी हमने बात की, अगरचे उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमें करनी है और हम सीरियसली कर भी रहे हैं और उसके जो असरात हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने लोगों को एतमाद में लेना है, क्योंकि हम बार बार जब दुश्मनों की बात करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि उनके फैसिलिटेटर यहाँ पर मौजूद है, तो हमें अब अगर वो लोग हमारे लोग उनके फैसिलिटेटर हैं तो वो क्यों हैं, हमें इस सवाल का भी जवाब हासिल करना है और अपनों को सही मैंने आपकी तरफ आता हूं। और जाहिर है कि इस वक्त आज के वाकये में हमने देखा कि CM साहब भी वहां पहुंचे, गवर्नर साहब भी वहां पे पहुंचे और एक ऐसे वक्त में कि जब आइडियाज होने वाली है शहर में, जो सिक्योरिटी लेवल जो है वो बहुत हाई अलर्ट जो है वो उसकी गुंजाइश है वो होना चाहिए था या होगा भी। ऐसे में जो CCTV फुटेज है वो भी आपने देखी कि किस तरीके से वो आए, तो पूरे शहर में आज हम देखते हैं कि जो आपकी लोडिंग की सुजुकियां होती हैं उनको पकड़ लेते हैं, जो मोटरसाइकिल पे डबल सवारी होती है उनको पकड़ लेते हैं, इन लोगों को कहीं चेक नहीं किया गया। ये वहां के CCTV फुटेज जो आपने भी देखे होंगे। इमरान, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, मैं तो इसमें खो गया था, इतनी तफसील से मैंने सुना है बैठकर कि अब वो जो इस मामले के हवाले से जो रब्त था वो शायद उस तरह बरकरार नहीं रहा, हम बहुत आगे निकल गए। मैं इसमें कहूँगा आपने CCTV फुटेज की बात की है, तो बहरहाल वो पॉश इलाका है, डिप्लोमेटिक, वहाँ पर 2 कॉन्सुलेट मौजूद हैं और उन पर खासे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं और उससे बहुत मदद मिली है। फिर वहाँ पर जो बाज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं, स्कूल हैं और तकरीबन हर घर पर नहीं अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कैमरे लगा रखे हैं, तो लिहाजा उसके वजह से ही उन्हें खासी पुलिस को मदद मिली और आपने देखा कि ये इसमें हर जाविये से CCTV फुटेज आई है और उससे खासी मदद मिली है, पुलिस को भी मदद मिली है और उनके बारे में आगे पहुंचने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जो ये गुफ्तगू हो रही थी, फरजाना भी एक बात करेंगे सहूलतकार की, तो मेरे ख्याल में हम अमेरिका, चीन सब तरफ हम निकल गए हैं, लेकिन असल सहूलतकार तो हमारे अपने घर में बैठे हुए हैं, यहाँ लोग मौजूद हैं। इस आज के वाक़े से जाहिर हुआ कि इस तरह के लोग इस शहर में मौजूद हैं, लिहाजा उनको गिरफ्त में लेना होगा और ये
ज़रूरी नहीं है कि जहाँ ये वाक़या रुनुमा हुआ उसके अतराफ़ में उन्होंने कोई जगह नहीं ली होगी। यकीनन अब पुलिस जिस अंदाज से तफ्तीश कर रही है तो ये बात भी सामने आएगी कि वो अचानक वहाँ नमूदार नहीं हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने क़याम ज़रूर किया होगा या किसी ने सहूलत दी होगी, उन्हें वहाँ ठहराया होगा, जिसके बाद उन्होंने एक मरबूत मनसूबाबंदी के ज़रिए दाखिल होने की कोशिश की। और वो जिस तरह के उनके पास सामान था उससे भी अंदाज़ा होता है कि वो लंबा पड़ाव डालने के लिए आए थे, वो पुलिस की इस कार्रवाई के नतीजे में ऐसा नहीं कर सके। तो इस चीज़ पर ज़रूर गौर करना होगा कि जो उस इलाके में उस इलाके की जियो फेंसिंग इसी वजह से की गई है कि जो उस दौरान टेलीफोन कॉल्स आई हों या उनके पास उनका राब्ता हुआ हो, उन लोगों को तलाश किया जा सके। बहरहाल मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पुलिस भी इस बात का अब एतराफ़ करने लगी है कि इस किस्म के ग्रुप अब मौजूद हैं यहाँ पर जो शहर में काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको गिरफ्त में लेना होगा। डाटा वगैरह भी चेक किया जाएगा। रिजवान साहब, एक बात इस वक्त मुजीब ने जब थोड़ी देर पहले बात की थी, हैंडलर्स के साथ साथ सहूलतकारों के साथ साथ उनका यह भी कहना था कि कम से कम 3 पोर्ट्स ऐसे हैं जो सीपैक के बाइस बहुत जिनको नुकसान पहुंचेगा उसको भी देखना चाहिए। क्या आप समझते हैं कौन से पोर्ट्स हैं? बहुत शुक्रिया। पोर्ट्स तो एक तो बिल्कुल नेबर में ही आ रहा है जो कि इंडिया की काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट है, चाबहार के नाम से उसका नाम है और ईरान में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं पोर्ट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा ये तो इससे आगे की मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि अगेन मेरी पर्सनल राय, कोई इससे एग्री करे या ना करे, चाबहार का किसी भी तरीके से गवादर के साथ कोई ममासलत है नहीं, वो उसके बिल्कुल नेबर में है। वहां पे उसको किया पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको बना के इसको गवादर को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इसकी है, जो डीप सी पोर्ट ये है, जो वर्टिकल एंड जो इससे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इससे लॉजिस्टिक्स की जो चेंज इसके साथ कनेक्टेड है, चाबहार से दूर दूर तक का उसका कोई सवाल नहीं है। और जो चाइना का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड वॉल्यूम जो इस वक्त जो है वो मैं बहुत जरूरी है, मैं नाजरीन के लिए और आपके तमाम ब्यूरो चीफ्स के साथ मैं यहाँ रिकॉर्ड पे कोट करना चाहूंगा कि अगर चाइना इस वक्त दुनिया में $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है और $1.5 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स कर रहा है, तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड बिल है वो अगर $3.5 ट्रिलियन के ऊपर इस वक्त मुहित है और आगे चल के वो 4 और उससे भी बढ़ने की बात करता है, तो उसका अगर कोई 1%, 2%, 5%, 10% भी अगर गवादर में शिफ्ट होता है तो ये पाकिस्तान के अंदर कुछ 600-700 बिलियंस के अंदर जो है ना ये बात जाती है ट्रेड की। और उसका भी अगर 0.1% या 1% पाकिस्तान को मिलता है तो ये 60 और 70 बिलियन के करीब का कोई अमाउंट बन रहा था, जबकि आपका मौजूदा इस वक्त ट्रेड बिल जो है वो 40 और 24 बिलियन के हिसाब से 60 और 64 के अराब बन रहा है। मैंने आपको बड़ी सीधी तरफ कैलकुलेशन की है। तो ये है गवादर की असल जो उसकी मीरास है या उसकी असल हकीकत या उसका असल पोटेंशियल या उसका असल जो इकोनॉमिक उसके अंदर से जो है ना वो डिसरप्शन क्रिएट करेगा। तो चाबहार या इसके साथ कोई भी नेबरिंग स्टेट के अंदर जो पोर्ट है वो बिल्कुल उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो दूर दूर तक भी जो है वो गवादर का सानी नहीं बन सकती। ठीक है, यहां पे तारिक चौधरी साहब, बात इस वक्त हो रही थी उनके फैसिलिटेटर्स की। फैसिलिटेटर्स के हवाले से किस हद तक आप समझते हैं कि अब जो है तफ्तीश को और ज्यादा, क्योंकि इसको बड़े कैनवस में देखने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, बड़ी देर से बहस कर रहे हैं कि फैसिलिटेटर कौन है, तावन किसका है, हम एनडीएस का नाम ले रहे हैं, रॉ का नाम ले रहे हैं। 2 वीडियो पैगाम में आपको याद था, उसके बाद जो है बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो दहशत गर्दी है, पाकिस्तान के अवाम का जो मुकदमा है, इसके मुजरम कौन है। एक तो वीडियो बयान और उसके एतराफ़ात जो हैं कुलभूषण जाधव के, इसमें से पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया था और आपने देखा कि उस नेटवर्क को बेनकाब होने के बाद अब तकरीबन 1.5-2 साल होने आए हैं, दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी। अब मुमकिन है फिर दोबारा रीग्रुपिंग की हो, क्योंकि जाहिर है जो बड़ी मनज़म दहशतगर्द तंजीमें होती हैं वो भी अपना प्लान चेंज करती हैं। दूसरा एक बड़ा मशहूर ज़माना बयान TTP के एक तर्जमान हुआ करते थे, उनकी वीडियो आपको याद होगी जो कि चली थी, जिसमें उन्होंने रॉ का, NDS का और किस तरह से उन्होंने TTP को, उसके कुछ एलिमेंट्स को सपोर्ट किया था, किस तरह से पैसे आते थे, किस तरह से तरबियत होती थी, किस तरह से वो सारे वाक़यात होते थे और क्या उनके दरमियान रब्त था, क्या दरमियान में राब्ते थे, वो भी वाज़ेह है। फिर उसके बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा, मुजीब साहब साथ बैठे हैं, जो ब्रह्मदाग की काबुल में और उसके बाद कंधार में और फिर दिल्ली में उसकी मौजूदगी थी। दिल्ली में जो गांधी जी की समाधि है उस पर उनकी हाज़िरी जो है, बड़े मशहूर ज़माना वीडियोज़ और उसके तस्वीरें चली थी। उसके बाद कोई शक नहीं रह जाना चाहिए हमें, आपको, किसी को, कि कौन कौन से ममालिक हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके दरमियान राब्ते हैं, जिनके दरमियान कनेक्टिविटी है, जिनके दरमियान जो मिल के काम करते हैं
और जो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं, पाकिस्तान के दोस्तों को नुकसान पहुँचाते हैं, जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के ज़िम्मेदार हैं, जो कराची को निशाना बनाते हैं, जो कि कराची हब है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ को निशाना बनाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े शहरों को निशाना बनाया था और जिन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले तक ख़ास तौर पर वो फ़ौज और पुलिस को और दीगर फोर्सेस को निशाना बनाते थे ताकि वो फोर्सेस जो हैं वो डीमोरलाइज हों। उन्होंने चर्चों पर हमले किए, उन्होंने मसाजिद पर हमले किए, उन्होंने इमाम बारगाहों पर हमले किए, उन्होंने डॉक्टरों को, इंजीनियरों को और वकला को निशाना बनाया, उन्होंने रिलीजियस एथनिक एथनिसिटी जो एथनिक ग्रुप थे उनको निशाना बनाया ताकि पूरी सोसाइटी को जो है निशाना बनाया जा सके। लेकिन वो तो पाकिस्तान के अवाम की हिम्मत है, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फोर्सेस कि उन्होंने तमाम ऑड्स के बावजूद लड़ा और लड़कर इस जंग को जीता। अब जो बाकी जंग है वो 10% है, 15% है, 20% है, ये तवील जंग है। छोटी सी मिसाल दूंगा, टाइम बहुत थोड़ा है। 30 साल लगे थे श्रीलंका को तामिल टाइगर्स पर काबू पाने में, पाकिस्तान की उसमें मदद भी शामिल थी, हमने उनके साथ मदद भी की थी। इंडिया में जो भारतीय पंजाब में एक जो सिख इंसर्जेंसी थी उसको काबू पाने में 15 साल लगे। ये आपके साथ करण साहब बैठे हुए हैं। ये जो अर्बन इंसर्जेंसी होती है ये बड़ी लंबी होती है, बड़ी लंबी चलती है और उसके जो मध्यम काबिल कौम होती है उसको बड़े समझदारी के साथ मुत्तहिद होकर और नित नए तरीके इख्तियार करके हालात के मुताबिक प्लानिंग करके उसका सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसको शिकस्त होती है। तारिक हाशमी साहब, अब इतनी अनवर हाशमी साहब, अब ज़ाहिर है कि इतने बड़े इश्यूज हैं, इतने बड़े चैलेंजेस हैं, क्या पीटीआई हुकूमत इससे निबर्दाज़मा हो सकेगी? क्योंकि ये वाकया जो है ये भी नाक़दीन 100 डेज के अंदर ही जोड़ेंगे पीटीआई हुकूमत के। देखो, पीटीआई की हुकूमत कोई जो है निबर्दाज़मा होना है क्योंकि बिल्कुल आदाफ दुश्मन में वाजे कर दिए हैं। जो आपकी शरायत तरक्की है, जो कि दुनिया की एक अजीम शराब बनने जा रही है, उसको हेड से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से टारगेट करने की साजिश हो रही है और टेल से जो है वो बलूचिस्तान में 2013 में गिलगित बल्तिस्तान में प्रैक्टिस की जा चुकी है, साजिश की जा चुकी है। गैर मुल्की जो पहाड़ों पे वो हाइकिंग करने आए थे उनको टारगेट किया गया, जिसमें चाइनीज भी शामिल थे। और बलूचिस्तान की सूरत आपने देख ली है, केपीके में सेक्टेरियन जो है इसका भी दो चीजों से ताल्लुक है, एक गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट करने का और दूसरा ईरान के साथ ताल्लुकात को खराब करने का, जो कि शाह महमूद कुरैशी के बयान को अमेरिका ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जब उन्होंने वियना में 2015 में ईरान की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसकी वायलेशन अमेरिका ने शुरू की तो पाकिस्तान ने सपोर्ट का ऐलान किया, तो उस पर भी हमें धमकियां मिल रही थी। तो अब यकीनन पीटीआई के जो थिंक टैंक्स हैं और हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक पेज पे हैं, उनके लिए एक चैलेंज है, कोई शक नहीं है, ना सिर्फ हमारी मईशत के लिए बल्कि हमारी सलामती के लिए। शुक्रिया हमारे पूरे पैनल का, रिजवान अहमद साहब, रफत सईद, अनवार हाशमी, तारिक चौधरी, फरजाना अली और मुजीब अहमद, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।